हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अन अकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैं डेली बताता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फायदे होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और फिर इसके बाद देखो, जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में मोर देन 40 क्लासेस जो लाइव चल रहा होता है पैरेलली। इसके बाद आपको लाइव टेस्ट क्विजेज जो कि अब मेरी 8:30 पीएम पे इसके लिए टेस्ट क्विजेज अर्थात टेस्ट सीरीज आ गई है। तो आपने थ्योरी में क्या पढ़ा, आप यूपीएससी के लिए टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज क्या है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस ये सारी व्यवस्था करी गई है। इसके साथ साथ हमारा देखिए जो अनअकैडमी का ये जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि जाके अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। ये ऐसा इंटरकॉम खुल के आता है, इंटरफेस खुल के आता है। मेरा नाम देवी सिंह है, मैं इंडियन इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री ऑप्शनल ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कि ये मेरा लिंक है टेलीग्राम का, अर्थात इसको अनअकैडमी ऑन करता है, इसमें सारा मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ने से आपको और भी फायदे हैं, आप और भी एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ 15,000 से भी ज्यादा अगर हम बात करते हैं, तो 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेज की अगर बात करें तो ये हमारे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स एंड मेनी मोर। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्लान है। प्लान आप देख सकते हैं कि प्लान क्या है। अगर हम प्लान की बात करते हैं तो प्लान में आप देख पाओगे कि हमारे साथ जुड़ने से आपको ये सारे फायदे हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को समग्र तौर से प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। एक माह का जो आपको 9,000 फी होती है, 9,000 फी होती है। इसके साथ साथ आपको ये मेरा जो कोड यूज करोगे, यहाँ पे कोड मेंशन नहीं है ना, मैं कोड आपको लिख देता हूँ, DBYT, DBYT ये मेरा कोड है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा कोड है। और आप इसको यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारा हमारे पास है। ऑप्शनल में भी प्लस में भी ये सारे प्लान हैं। हमारे कुछ बैचेज स्टार्ट होने को हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, कुछ और बैचेज हैं, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 6 माह के लिए कुछ बैचेज स्टार्ट हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको ध्यान दिलवाया था कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम फंड था, मैं जरा थोड़ा सा आपको जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी संप्रभु गोल्ड बॉन्ड और स्वर्ण मौद्रिकरण योजना है, इन दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको पढ़ा देता हूँ, क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। हालांकि इसके बारे में मैंने कल डिटेल से बताया था, लेकिन आपको क्या कर देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। तो देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में अगर बात करते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, या फिर एक काम कर लो इसे, इसमें सारी चीज ऑलरेडी पहले से ही मेंशन हुई है ना। एक मिनट, हम आगे बढ़ते हैं। कल इसे हमने डिटेल से पढ़ा था हालांकि। अच्छा, वॉइस मालेगाम, ये भी, ये देखो, गुड। तो इसको जरा थोड़ा सा देख लो, मैंने कल आपको डिटेल से इसके बारे में समझाया था, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, देख ले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, देखो इसकी अगर हम बात करते हैं, अच्छा, हम क्या करें, हाइलाइटर ले लेते हैं। देखो इन योजनाओं को वर्ष 2015 में 2015 में लागू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो भौतिक सोने के आयात को कम करना था। इसका मतलब क्या होता है, भौतिक सोने के आयात को कम करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे कि ये क्या होता है, भारत में सोना दो माध्यमों में यूज किया जाता है। जो भारत में सोने का उपभोग है, कंजम्पशन है, वो दो माध्यमों में होता है। एक तो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं, एक तो सोने में निवेश करना चाहते हैं, दूसरा जो ये गिफ्ट जैसे शादी और ये उपभोग के लिए। तो आप देखो कि जो उपभोग वाला हिस्सा है, इस सोने को तो आप नहीं रोक सकते हो, ये तो क्या करना पड़ेगा, ये तो आयात इसका करना ही पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, जो निवेश वाला हिस्सा है, इसको रोका जा सकता है। और आखिर सरकार क्यों चाहती है रोकना, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। सरकार जो सोने के आयात को क्यों कम करना चाहती है,
क्यों ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आई? इसका उद्देश्य तो होगा, ऐसा तो है नहीं है कि सरकार का मन चला और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आ गई। तो जी नहीं, इसका उद्देश्य ये है कि भाई जो आप आयात करते हो, तो हमारी जो इंटरनेशनल विदेशी जो मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा का पलायन होता है। कैसे? मान लो आपने अफ्रीका से क्या है गोल्ड मंगाया, अमेरिका से आपने गोल्ड मंगाया, तो वो उनका जो पेमेंट होगा, जो आप उनका भुगतान करोगे, उनको आप डॉलर में करोगे, ना कि रुपए में। तो जो आप देखोगे आपका जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स जो डॉलर किसके पास होता है? ये फॉरेक्स में होता है। तो हमारे भारत के जो आयातक है अर्थात व्यापारी है सोने के बड़े, वो आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया हमारा देखो क्या कर दो कि हमें चाहिए तो सोना खरीदना है, तो हमें एक काम कर दो कि सोने खरीदने के लिए हमें डॉलर में पैसा, हमारे रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दो। तो भैया हमारा फॉरेक्स कम होगा, साथ ही साथ जब मांग ज्यादा बढ़ जाएगी तो इस पे विदेशी मुद्रा का क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। दूसरी बात, हमारा फॉरेक्स क्यों कम होगा? क्योंकि हमारा डॉलर हमसे निकल करके सोने की खरीद में जाएगा। तो ऑब्वियस है एक बड़ा, देखो इसमें जो विदेशी मुद्रा है, जब इसका पलायन होगा तो हमारे ऊपर, मतलब एक तरीके से हमारी मुद्रा के ऊपर बर्डन आएगा। ऐसे बर्डन आएगा कि हमारी जो मुद्रा है वो कमजोर होगी, हमारी मुद्रा कमजोर होगी, और ये क्या है, विदेशी मुद्रा मजबूत होगी। तो अब भारत में विदेशी मुद्रा के पलायन को रोकने के लिए इस व्यवस्था का, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का 2015 में इसको लॉन्च किया जाता है। अब देखोगे मैंने इसमें बताया कि भाई इसका जो मुख्य हिस्सा जो निवेश वाला है, भारत में दो तरीके से इसको क्या किया जाता है, एक यूज किया जाता है। आप देखोगे कि एक इसका बड़ा हिस्सा निवेश के रूप में खरीदा जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो उपभोग वाला होता है, उसको आप क्या कर सकते हो कि किसी प्रकार से नहीं रोक सकते हो, जो गिफ्ट है और ये जैसे उपभोग वाले हिस्से को नहीं रोक सकते हो। तो ये जो निवेश वाला हिस्सा है, इस हिस्से के लिए एक बॉन्ड लेके आया जाएगा। क्या है? बॉन्ड लेके आया जाएगा। इसी के बॉन्ड के चलते आप ये देख रहे हो, ये जो बॉन्ड है, इसी वजह से ये शब्द बॉन्ड शब्द आया। तो इसी के लिए एक बॉन्ड लेके आया जाएगा। अब बॉन्ड क्या होगा? इस बॉन्ड को संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना कहा जाएगा। इसके तहत क्या होगा, जरा ये ध्यान से देखना। देखो, इसका जो उद्देश्य है वो निवेश में जो निवेश किया जाता है सोना, उसकी जगह इसका उपयोग किया जाएगा। ये जो बॉन्ड होगा ये प्रतिभूति होगी, एक प्रकार से ये कागज का टुकड़ा होगा। लेकिन इस कागज के टुकड़े में जो सरकार क्या करेगी कि आपको भैया लिख के देगी कि अगर मान लो कि ये आपका क्या है, ये गोल्ड बॉन्ड है, तो इसमें इसकी जो कीमत ये उतनी ही इसकी लिक्विडिटी होगी। और इसकी कीमत जैसे कि मान लो कि एक किलो, हम मान लो तब 1 ग्राम सोने की बात कर रहे हैं, तो ये जो है अगर इसमें फेस वैल्यू मुद्रित करी जाएगी, तो इसमें 90 दशमलव यानी 99.99% इसको सोने के बराबर ही माना जाएगा। इसमें फेस वैल्यू हालांकि मुद्रित होगी, ये एक प्रतिभूति होगी, यह कागज का टुकड़ा होगा, लेकिन इसकी जो लिक्विडिटी ठीक वैसी होगी जैसे कि आपकी गोल्ड की लिक्विडिटी है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि गोल्ड को रखकर कहीं भी आप लोन ले लेते हो, तो इसको भी रख करके आप कहीं भी लोन ले लोगे, अर्थात क्रेडिट उतनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। आप इसके अंतर्गत देखोगे कि ये जो प्रतिभूतियां हैं, ये जो प्रतिभूतियां कहाँ पे, बैंक पे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में, उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट के माध्यम से क्या किया जाएगा, ये बेचा जाएगा। और इसको जारी कौन करेगा? आरबीआई जारी करेगी। किसके बिहाफ पे? सरकार के। ठीक है, तो ये तो रहा गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब देखो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या है ऐसा जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्या क्या कैसे इसमें किया जाएगा। तो मैंने बताया कि ये जो बॉन्ड होगा, ये जो कागज का टुकड़ा होगा, इसको 99.99% शुद्ध सोना माना जाएगा। इस कागज के टुकड़े को 99.99% शुद्ध सोना माना जाएगा। बांड पर मूल्य सोने की ही रूप में क्या है, मुद्रित होगा, सोने की मात्रा के रूप में, सॉरी, मात्रा का मतलब क्या है, जो बॉन्ड है मान लो 1 ग्राम है, ध्यान रखिएगा, तो 1 ग्राम के चलते इसमें जो मूल्य है, जिसको वैल्यू मुद्रित करी जाएगी उसमें से, तो उसकी मात्रा के बराबर होगी। इसमें से दूसरी इंपॉर्टेंट जो और फैक्टर और इम्पोर्टेंट है, तो ये है कि एक कम से कम 1 ग्राम, ध्यान रखिएगा, कम से कम 1 ग्राम और इसी के गुणज में होगा। ये जो सोना इसमें निवेश होगा, जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड इसी के गुणज में, अर्थात एक के गुणज में, एक के मल्टीपल्स में, और कम से कम 1 ग्राम ही होगा। मतलब क्या है
कि आप अगर कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाह रहे हो जो कागज का टुकड़ा है लेकिन इसमें फेस वैल्यू अर्थात मुद्रित है मात्रा सोने की, तो इसमें मिनिमम देखो इसमें 1.5 ग्राम सोना नहीं हो सकता, 2.5 ग्राम सोना नहीं हो सकता, मतलब एक के मल्टीपल्स पे ही होगा। क्या है? एक के मल्टीपल्स पे होगा। साथ ही साथ बॉन्ड जो खरीदने की प्रक्रिया में वही मूल्य लागू होगा जो उस समय बाजार में भौतिक मूल्य क्या है चल रहा है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो मूल्य होगा वो सप्ताह की यानी वीक के जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उनका एवरेज, उनके एवरेज के अकॉर्डिंगली क्या है ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। और वो जब आप बॉन्ड खरीदोगे तो उस समय आपको वो मूल्य लागू किया जाएगा। मतलब क्या है इसका, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें लास्ट की जो वीक है उसके सप्ताह के जो रिसेंट 3 डेज है उनका एवरेज क्यों लागू होगा, इस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो मान लो कि जैसे कि आज क्या है, मंडे है ना, तो पिछले हम सप्ताह की बात करते हैं यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ध्यान रखिएगा। अब इस दिन मान लो सोना 20,000 का था। इस दिन जो सोना था वो कितने का था? मान लो जो सोना था वो 20,000 का क्या था? ग्राम था। किस दिन? फ्राइडे को 20,000 का ग्राम था। लेकिन इसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है ये जाके 40,000 का हो जाता है और संडे को कितना, ये 60,000 का हो जाता है। तो भैया अब आप देखोगे अगर इस दिन निवेश कर रहे हो सकता है जो और अगले दिन जाके कम जाए, तो इनका एवरेज निकाला जाएगा 3 दिनों का और जो एवरेज आएगा तो वही भौतिक मूल्य माना जाएगा सोने का। ठीक है, तो अब जैसे एवरेज कैसे निकाला जाएगा? 40 और 20 60 और 60 120 है ना। 120 को कितने में हम चार सॉरी 3 है ना, तो 3 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना? 40 आ जाएगा। अर्थात जो सोने का मूल्य भले भले ही आप क्या कर रहे हो, कल निवेश कर रहे हो, ठीक है, जबकि भले ही मान लो आप इस संडे के दिन निवेश कर रहे हो, इस समय रेट 60 है, लेकिन आपको 60 नहीं बल्कि 40 भौतिक सोने का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ समझ आ गया होगा कि जो सप्ताह के अंतिम 3 दिन है, जो सप्ताह के वीक के अंतिम 3 दिन है, तो उनका एवरेज निकाला जाएगा और भौतिक जो समय भौतिक सोने का मूल्य लगाया जाएगा वो यही लगाया जाएगा। अब देखो इसके लिए एक जो व्यक्ति यानी कोई एक निजी अर्थात पर्सनल व्यक्ति या फिर कोई अविभाजित फैमिली, ध्यान रखिएगा ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही, अविभाजित फैमिली मतलब अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, तो कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर कोई एक निजी व्यक्ति वो मिनिमम 1 ग्राम से लगा करके मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक निवेश कर सकता है। ध्यान रखिएगा एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में जब इसमें निवेश होगा वो मिनिमम एक व्यक्ति, अब कोई अनडिवाइडेड फैमिली अर्थात ज्वाइंट फैमिली 1 ग्राम से, ध्यान रखिएगा 4 किलो तक निवेश कर सकता है। यही दूसरी तरफ आप देखोगे एक फाइनेंशियल ईयर में एक यूनिवर्सिटी या एक ट्रस्ट या कोई कंपनी इस सोने में, मतलब इस सोने में जो ये एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप निवेश की अगर बात करोगे तो कितना पैसा, ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉरी, तो इसमें से जो बॉन्ड है वो कितने रुपए तक का खरीदा जा सकता है? 1 ग्राम से लगा करके, 1 ग्राम से लगा करके 20 किलोग्राम। ये कौन? कोई ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी यानी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी यूनिट इंडस्ट्री, तो ये ऐसे निवेश संभव है। साथ में देखोगे कि यदि बॉन्ड नगद में खरीदा जाता है तो मात्र नगद में 20,000 तक का ही पेमेंट संभव है। मात्र नगद में 20,000 तक का ही पेमेंट संभव है, अन्यथा 20,000 से ज्यादा का पेमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो इसमें से ऐसा देखो, ऑनलाइन इसमें आप कर सकते हो और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसमें से अगर ऑनलाइन भुगतान करते हो तो आपको प्रत्येक इसमें से आप 50 रुपए यानी जो बॉन्ड होगा तो इसमें से 50 रुपए का प्रत्येक ग्राम में आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। छूट अर्थात मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे कि आपने मान लो कोई बॉन्ड खरीद रहे हो, है ना, बॉन्ड खरीद रहे हो, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो 40,000, 40,000 50 का है तो आपको 50 रुपया क्या है? छूट मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करें तो इससे डिजिटलाइज जो यानी डिजिटलीकरण है, ठीक है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ साथ जो ब्लैक मनी है, जो ज्यादातर देखोगे भारत में जो सोने में निवेश है वो ब्लैक मनी, सोने में ज्यादा निवेश करी जाती है। तो यहाँ ब्लैक मनी का निवेश नहीं हो पाएगा। क्या है, यहाँ ब्लैक मनी का निवेश नहीं हो पाएगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, जो यानी पारदर्शिता है वो भी देखने को मिलेगी। और आप देखोगे कि बांड का जो प्रारंभिक निवेश राशि होगा उसमें से आपको दूसरा अलग फायदा है कि इसमें 2.5% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। क्या है, यह वार्षिक ब्याज मिलेगा। और ब्याज जो है, इंटरेस्ट है, वो प्रत्येक छमाही आपको सरकार पेड करेगी। ठीक है, ये इसकी दूसरी फायदा है। साथ ही साथ आप देखोगे, यहाँ ध्यान दोगे, जब आप कोई बॉन्ड अगर इसकी मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता की अवधि के बाद बेचते हो तो उसमें एक पूंजी कर यानी पूंजी कर लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो आपको कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलेगी। तो देखो यहाँ ये भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि भौतिक सोने का जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, उस निवेश के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो हमारी मुद्रा का पलायन हो रहा था तो उसको इस बॉन्ड में निवेश के माध्यम से उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए ही एक व्यवस्था और करी जाती है कि भैया ये लो, आप देखो सोना का रेट तो फ्लक्चुएट होगा ही। ये कैसे कि आपको जिस दिन ये मेच्योरिटी पीरियड के बाद जिस जिस टाइम जितना सोना होगा, जो मार्केट में उसका भौतिक मूल्य होगा, उसके उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन आपको ये इंटरेस्ट वाला हिस्सा अलग है। क्या है, इंटरेस्ट वाला हिस्सा अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें देखो, इसका जो ये गोल्ड बॉन्ड है ना, इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड ये 8 साल की होगी। लेकिन 5 साल बाद मान लो आपको पैसे की बहुत जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 5 साल के अंदर क्या करोगे, आप इसको भंजा सकते हो। अर्थात आप, मैं ये कहूं कि इसके अंतर्गत आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास बॉन्ड है वो आप कहीं भी लेके जाओ और आप कहीं भी वो क्या कर देगा, उसे भांज देगा। उस समय जो गोल्ड का भौतिक रेट चल रहा होगा उतने में ही आपको क्या किया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा उसकी भौतिक रेट के, मतलब जो बॉन्ड का जो रेट चल रहा होगा उस समय सोने का, जो भौतिक सोने का, तो उसमें बॉन्ड की जगह आपको पेड कर दिया जाएगा। और साथ में साथ देखोगे कि 5 वर्ष से पूर्व मान लो आपको पैसे की जरूरत है, आपने निवेश तो कर दिया, और अगर आपको इससे पहले भी आपको पैसे की जरूरत है तो जो बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा, जो बॉन्ड है वो स्टॉक एक्सचेंज पर किसी अन्य निवेशक को भी बेचा जा सकता है। अर्थात शेयर मार्केट में उसको बेचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ, शेयर मार्केट में उसको बेचा जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये चीज देखा। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे कि अगर मान लो कि आपको ऋण की जरूरत पड़ गई, तो आपके पास कुछ नहीं है, तो आप गिरवी भी बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसी बॉन्ड को रखेंगे और उसकी हर जगह मान्यता होगी। तो इतने ज्यादा इसके लिए सरल और अच्छे नियम बनाए गए, फिर भी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो भारत में बहुत सफल नहीं हो पाई। वो क्यों नहीं सफल हो पाई, उसके भाई साहब 2 कारण हैं। क्या क्या कारण है, पहला कारण तो ये है कि देखो, भारत में जो निवेश किया जाता है ना, सोने में निवेश किया जाता है, वो सोने में निवेश ब्लैक मनी का होता है। और अगर ब्लैक, आप इसमें कुछ आपने सीलिंग लगा दी है कि 20,000 से ज्यादा का निवेश इसमें से नगद का संभव नहीं है। अर्थात कहे तो आप 1 ग्राम भी सोना नहीं खरीद पाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको निवेश करना है तो चेक के, सॉरी, इसमें अगर आपको सोना खरीदना है यानी बॉन्ड खरीदना है, यहाँ बॉन्ड की बात हो रही है, मैं सोना बोल रहा हूँ, तो बॉन्ड खरीदना है तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे तो चेक बुक के माध्यम से या किसी ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से ऐसे पैसा पेमेंट कर सकते। अगर आपका पैसा बैंक में आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, व्हाइट मनी है। तो इसमें ब्लैक मनी को खपाया जाता है और ब्लैक मनी के यहाँ घुसने के चांसेस हो गए कम। इसके चलते आप देखोगे कि यह योजना इतने अच्छे इसमें नियम आने के बावजूद भी बहुत सफल नहीं हुई। तो भैया ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। क्या है ये, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर डाउट होता है तो पूछ लो। हालांकि ये जो टॉपिक है मैंने कल आपको डिटेल्स इसके बारे में समझाया था। देखो दूसरा टॉपिक मैं आपको समझा देता हूं। जो दूसरी हमारी स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। जरा इसके बारे में सुन लो, ये स्वर्ण मौद्रीकरण योजना क्या है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। देखो ये योजना भी वैसी उसी के साथ अर्थात 2015 में, कब, 2015 में ही लागू करी गई।
अब इसका क्या उद्देश्य होगा, देखो उसका उद्देश्य क्या था कि जो विदेशी मुद्रा है उसका पलायन हो रहा है, मतलब सोने के आयात को कम करना था। मैंने इन योजनाओं को हमेशा साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि दोनों अगर एक को अलग अलग कहीं 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 और कहीं पढ़ाया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, आप इससे नहीं समझ पाएंगे। तो जनाब स्वर्ण मौद्रीकरण क्या है, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो उसमें से घरों में पड़ा हुआ सोना और मंदिरों में जो पड़ा हुआ सोना है उस सोने को बाजार तक लाने का है, उस सोने को बाजार तक लाने का है। अब इससे क्या फायदा होगा जरा नजर डालिएगा। मैंने क्या बताया था कि हमारे पास सोने का जो आयात, हम भारत देखो यहाँ सबसे ज्यादा भारत में सोने के आयात की बात करें तो सबसे बड़ा आयातक देश है। दो चीजों से इसका उपभोग होता है, एक निवेश के माध्यम से और एक क्या है, उपभोग करते हैं लोग, जैसे कि शादी पार्टी है, सारी हर जगह पीते नहीं है खाते नहीं है सोने का, ना सोने का कोई गोल्ड भस्म होता है लेकिन लोग इतना नहीं खा लेते हैं, मतलब पहनने ओढ़ने में इतना चला जाता है, ठीक है। लेकिन भारत के मंदिरों और अगर आप घरों की बात करें तो करीब 20,000 टन सोना पड़ा है भारत के घरों और मंदिरों में। तो इसके इस योजना के अंतर्गत ये जो सोना भौतिक रूप से कहाँ पड़ा है, मंदिरों में और कहाँ घरों में, उसको अर्थव्यवस्था में बाहर निकाल के लाना है। उसको क्या करना है, अर्थव्यवस्था में बाहर निकाल के लाना है। और आप इस सोने के अंतर्गत आपको क्या करना होगा कि देखो ये जो भौतिक सोना है आप मार्केट में अर्थात बैंक में लेके आओगे, अर्थव्यवस्था में लेके आओगे, तो हमारा आयात है ना वो नीचे आ जाएगा। अब आयात नीचे आ जाएगा तो यही जो सोना लोगों को वहां जरूरत पड़ रही थी रियल में, वहां खपा दिया जाएगा, वहां दे दिया जाएगा। तो आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयात स्वतः नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे घरेलू मतलब जो डोमेस्टिकेशन है जो सोने का, वो क्या हो जाएगा, मार्केट में जो मतलब घरेलू सोना मार्केट में आ जाएगा। अब देखोगे इस योजना के अंतर्गत तो कुछ अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, उन्हीं अकाउंट को स्वर्ण मौद्रीकरण खाता भी कहा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुछ बैंकों में जाके अकाउंट खुलवाना होगा और इन्हीं को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इन्हीं को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना कहा जाएगा। देखो खाते में कम से कम 30 ग्राम शुद्ध सोना जमा करने का क्या होगा, कम से कम मिनिमम बात कर रहा हूं कि जो सोना होगा ना, ये जो खाते होंगे इसमें से कम आपको 30 ग्राम सोना क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई पेज नहीं लगा है, मैं आपको समझा देता लिख के, चलो पेज ही नहीं बच्चे ने लगाया, कोई बात नहीं है। तो इसमें जो देखो मैंने बताया कि कम से कम आप इस जो खाते खुलवाओगे तो इन खातों में आपको मिनिमम 30 ग्राम सोना डालना पड़ेगा। अर्थात आपके पास सोना है तो आप मिनिमम 30 ग्राम सोना, यानी आपके पास ज्यादा सोना होना चाहिए, मतलब ये हम लोगों के पास की बात नहीं। देखो अधिकतम जमा पर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लागू होगी कि जो अधिकतम है वो लोग कितना भी जमा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जमा पर इसमें क्या है, सीलिंग्स है, लिमिटेशंस है कि भैया 30 ग्राम से नीचे आप सोना सोना इसमें नहीं रख सकते। तो इसमें जो खाते होंगे वो खातों को डिवाइड अर्थात विभाजित किया जाएगा। विभाजित का मतलब एक खाता कुछ ऐसे होगा जो उसका मेच्योरिटी पीरियड 1 से 3 साल होगा। मतलब जैसे आपने क्या किया कि इस अकाउंट में आपने क्या कर दिया, जमा कर दिया, ठीक है। तो आपका इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से 3 साल तक का है, मतलब तब तक आप इसमें फिर कोई इंटरवीन नहीं कर सकते हो और लिखित ऊपर से ले लिया जाएगा आपसे, ठीक है, लिखित ऊपर से ले लिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा अकाउंट होगा, जब दूसरे अकाउंट की बात करें तो 5 से 7 वर्ष मेच्योरिटी पीरियड होगा और तीसरा का मेच्योरिटी पीरियड 12 से 15 वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा 12 से 15 वर्ष होगा। जैसे देखो मैंने मेच्योरिटी पीरियड इसमें ऑलरेडी मेंशन है, 1 से 3, दूसरा 5 से 7 और 12 से 15 मेच्योरिटी पीरियड। तो जो पहले वाला खाता है जो कितना, जो पहले वाला खाता है 103 वाला खाता, यानी 1 से 3 साल वाला खाता, इसमें से देखोगे कि इसमें सोना जमा किया जाएगा ये बैंक की देयता कहलाएगी। पहले अकाउंट में अगर सोना जमा किया जाता है किसके द्वारा, ये बैंकों के द्वारा, सॉरी लोगों के द्वारा अपने इस अकाउंट में, तो उसमें बैंकों की ये देयता कहलाएगा, ये बैंकों की क्या कहलाएगा, देयता कहलाएगा। और आपको याद होगा, विदित होगा, जो भी पैसा बैंकों की देयता कहलाता है वो हमेशा क्या है, बैंकों के सीआरआर और एसएलआर में उसको मेंटेन करना होता है बैंकों को। तो सोने का जो वर्तमान मूल्य के आधार पे जो उस समय का भौतिक सोने का मूल्य होगा वर्तमान में, उसके अकॉर्डिंगली जो एसएलआर है सीआरआर आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
मैं फिर आज बोल रहा हूँ कि हम 2-4 दिन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मैं आपको ये डिटेल से सारी चीजें समझाऊंगा कि भाई इसके अंतर्गत आप देख पाओगे कि जो एसएलआर है, सीआरआर है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो पहला अकाउंट में अगर आप सोना जमा करते हो, अर्थात जो पहले जो 1 से 3 साल का पीरियड है, उसमें आप ये देख पाओगे कि इसमें से जो बैंक है, ये बैंकों की लायबिलिटी अर्थात देयता होगी और उन्हें हर हाल में सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होगा। शेष धनराशि को उपभोक्ता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से क्या करेंगे, बैंक प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसमें से जो बैंक का दूसरा अकाउंट है, जो सोना बैंक के पास होगा, उसे अब देखो, जो बैंक का दूसरा, इस अकाउंट में मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें होंगी। तो अब इस सोने का उपयोग और ये कैसे क्या होगा, इसको जरा थोड़ा सा और सुन लीजिएगा। देखो, आपने पहले अकाउंट में मान लो कि 30 ग्राम सोना रख दिया, ठीक है। तो ये बैंक की क्या कहलाएगी, ये लाइबिलिटी। सबको नहीं रख दोगे ना सीआरएसएलआर में। देखो, सीआरएसएलआर समझना थोड़ा सा जरूरी है, बस आपको इसको एक रफली समझ लो। देखो, एसएलआर, सीआरआर, ये पब्लिक बैंकों के पास पब्लिक का पैसा होता है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो आरबीआई है कुछ प्रोविजंस मेंटेन करवाती है, ताकि इनकी सिक्योरिटी बनी रहे। तो एसएलआर सीआरआर के अंतर्गत बैंकों को अपने टोटल एनडीपीएल का, यानी टोटल जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है, ठीक है, तो टोटल एनडीपीएल का कुछ अमाउंट जो कि उस समय आरबीआई निर्धारित करे, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना होता है कि उसको मेंटेन करना होता है। तो इसके अंतर्गत जितना भी पैसा, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एसएलआर रख दिया, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो बैंक क्या कर देगा कि इसके अंतर्गत जो मतलब लोगों की जो सोना होगा, तो सोने को क्या कर देगा, जो छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी व्यापारी हैं सोने को, उनको दे देगा, और साथ में जो पैसा मिलेगा उसका ऋण के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। किसमें, ऋण के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। और कुछ जो सोना है ऑलरेडी जो बच गया है, उसको क्या है, वो कारोबार के रूप में भी उपयोग कर सकेगा, बेच सकेगा। जमा किए गए सोने का जो प्रारंभिक मूल्य पर बैंक ब्याज अदा करेगी, जो प्रारंभिक मूल्य है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी ब्याज अदा कर रही है। देखो, फ्लैक्चुएट तो होता रहेगा, लेकिन जो ब्याज अदा कर रही है, ये उसका एक अतिरिक्त क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है। और यह भी एक तरीके से अतिरिक्त प्रॉफिट के साथ साथ उसके लिए एक ये प्रोत्साहन का भी कार्य करेगा। किसके लिए प्रोत्साहन का काम करेगा, उस व्यक्ति के लिए जिसके पास घरों में सोना है और वह मार्केट में लाना चाहता है, तो उसको ये ब्याज का अतिरिक्त क्या होगा, ये उसको प्रोत्साहन होगा। साथ ही साथ देखोगे, जमाकर्ता से यह लिखित तौर से ले लिया जाएगा कि भैया जब मेच्योर हो जाएगा, 1 से 3 साल के मेच्योरिटी पीरियड के बाद आप क्या लोगे, आप पैसा लोगे उस भौतिक मूल्य के बराबर, या फिर सोना लोगे, क्या है, या फिर आप पैसा लोगे या सोना लोगे। साथ ही साथ ब्याज में भी यही निर्धारित किया जाएगा कि उसके बराबर आप सोना लोगे या क्या लोगे, इंटरेस्ट ले लोगे। ये सारी चीजें क्या है, डिसाइड कर ली जाएंगी। ठीक है। अब देखो, इसी योजना के अंतर्गत जो दो खाते हैं, दो खाते कौन बचे, एक 5 से 7 साल का खाता बचा, और जो दूसरा खाता है वो किससे, 12 से 15 साल का बचा। तो 12 से 15 साल का बचा। आप इसके अंतर्गत देख पाओगे कि ये जो अकाउंट होगा 12 से 15 साल और 5 से 7 साल का मेच्योरिटी पीरियड में जो रेस्ट ऑफ अकाउंट है, ये किसी भी प्रकार से जो इसमें जो जमा किया जाएगा, ये सरकार की देयता कहलाएंगी, और इसमें से बैंक इस जमा राशि पे सीआरआर और एसएलआर नहीं रखेगा। ध्यान रखिएगा, ये बैंक की देयता नहीं, ये सरकार की देयता कहलाएगी। इसके अंतर्गत अगर आप सोना रखते हो, 5 साल की मेच्योरिटी, 5 से 7 साल का मेच्योरिटी पीरियड, या फिर 12 से 15 साल का मेच्योरिटी पीरियड, इसके भी अंतर्गत बैंक एकमात्र माध्यम क्या है, यहाँ काम करेगा माध्यम का। इसमें से सोना जो है, तो सोना को मेटल मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में क्या कर दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो देखो, इसके अंतर्गत दोबारा से सुनिएगा, मैंने आपको कहा कि जो अधिकतम देखो जमा राशि है, अगर हम बात कर रहे हैं ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को, दोबारा सुनिएगा, कि जो पहला अकाउंट है, ठीक है, क्या है, जो पहला अकाउंट है, मैंने बताया 3 प्रकार के यहाँ अकाउंट खोले जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। एक जो अकाउंट होगा ये 1 से 3 साल, यानी इसकी मेच्योरिटी पीरियड, एक होगा 5 से 7, और एक होगा
ये 12 से 15 साल। तो देखो कि पहले खाते में जो जमा किया गया सोना है वो बैंक की लायबिलिटी होगी, बैंक की देयता होगी। और इस पर अगर देखो बैंक की देयता होगी तो इसमें बैंक को एसएलआर और क्या है, सीआरआर मेंटेन करना होगा। ठीक है। वहीं जो रेस्ट ऑफ मनी है, जो शेष धनराशि है, उस शेष धनराशि पर क्या करेंगे, बैंक क्या कर सकते हैं, उसको ऋण के रूप में लोगों को उपलब्ध करवा सकते हैं। या फिर आप देखोगे कि जो यही सोना है वो किसी भी सोना आभूषण निर्माता को क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, और वह क्या कर लेगा, इसका आभूषण बना लेगा। तो आप पहले जो मैच्योरिटी पीरियड के अंतर्गत, पहले अकाउंट के अंतर्गत ये सारी चीजें क्या होती हैं, लागू होती हैं। ठीक, आपको देखिए इसमें अगर मेच्योर होने के बाद, पहले जैसे मेच्योर हो जाएगा तो आप ऑब्वियस ले लोगे, जो इस स्कीम के अंतर्गत आपने क्या है, सोना दिया था, तो आप पैसा लेना चाहोगे या सोना लेना चाहोगे, ये भी आपके ऊपर क्या है, डिपेंड करता है, आपकी इच्छाओं पे निर्भर करता है। ठीक है। और मैंने बताया जो जमा किया गया सोने का जो मूल्य है वो बाजारी दर के आधार पे वो परिवर्तित होता रहता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है। और यहाँ पे जो ब्याज पर कोई भी क्या है, सॉरी, इसमें से कोई कर लागू नहीं होगा। तो ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट एक मतलब इस स्कीम की दूसरी एक सबसे ज्यादा आकर्षक क्या है, ये फैक्टर है। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो रेस्ट ऑफ टू अमाउंट है, जो दो अकाउंट है, दो अकाउंट कौन से, एक ये वाला अकाउंट, जरा हम क्या कर लेते हैं, एक ये वाला अकाउंट जरा आप देखो क्या है, एक ये सॉरी, ये एक अकाउंट और एक ये अकाउंट। तो अगर इनके अंतर्गत अगर आप इसमें से निवेश करते हो, इसके अंतर्गत आप क्या करते हो, निवेश करते हो, तो दो अन्य, इन दोनों अन्य खातों की अगर बात करें तो यहाँ सरकार की लायबिलिटी होगी, सरकार की देयता कहलाएगी। और यहाँ पे सिर्फ जो बैंक होंगे वो क्या करेंगे कि बैंक एक माध्यम का काम करेंगे, बैंक यहाँ पे एक मात्र माध्यम होगा। और जो जमा राशि ऑब्वियस ये सरकार की देता है, तो स्वतः इसमें से बैंक तो है नहीं, बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल और साधारण है भैया, यहाँ जो सरकार है उसको किसी प्रकार की एसएलआर और सीआरआर का व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ इन दोनों अकाउंट के अंतर्गत जो भी सोना है जो जमा किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, उसको मेटल मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को दे दिया जाएगा, और वो क्या कर लेगा, इसको बेच करके यानी धनराशि प्राप्त कर लेगा और उस धन को ऋण के रूप में प्रोवाइड करवा सकेगा। तो ये सारी चीजें आपको दूसरे अकाउंट अर्थात 5 से 7 और क्या है दूसरा जो 12 से 15 साल के अकाउंट में देखने को मिलेगी। इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये आकर्षक और क्यों हो जाती है ये स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत आकर्षक और इस स्कीम को इस वजह से बनाती है कि जो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत मैटर करता है। तो 5 से 7 वर्ष वाली जो मेच्योरिटी पीरियड वाले जो अकाउंट है उनमें जो ब्याज की दर है वो 2 पॉइंट कितना, वो 2.25% है। और जो तीसरा अकाउंट है 12 से 15, ठीक है, तो इसमें से जो ब्याज की दर है वो 2.5% है। ठीक है, ये 5 है, ठीक है, तो 2.5% है। इन खातों में स्टार्टिंग से आप देखोगे कि लिखित रूप से ले लिया जाएगा कि भैया आप जो सोना दे रहे हो, जमा कर रहे हो, आप क्या लोगे, सोना लोगे या फिर सोने की भौतिक, जो सोने का भौतिक मूल्य है तो उसके आप मतलब अनुपात में क्या लोगे, पैसा लोगे। ये मैटर करता है कि वो उसकी इच्छा पे जो निवेश करता है उसकी इच्छा पे ये चीजें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने चीजों को क्या किया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत सारी चीजों को हमने देख लिया। हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग है लोन एट फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एट टीजर लोन। जरा इनके बारे में आप देखो देखो अच्छा, देखो यहाँ पे हालांकि खाली मुझे पेज एक चाहिए था, खाली पेज नहीं मिलता है, कई बार क्या होता है कि खाली पेज को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है। चलो कोई बात नहीं है, है ना। चलो देखो, एक मिनट। हम्म, तो आप लोन एट फिक्स्ड रेट देख रहे होंगे, लोन एट फिक्स्ड रेट, इसे उदाहरण से समझिएगा कि लोन एट फिक्स्ड रेट का मतलब क्या है। यदि बैंक पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, आप पंजाब नेशनल बैंक से 5 सालों के लिए ऋण लिया, क्या है,
5 सालों के लिए पीएनबी से आपने क्या लिया, ऋण लिया। अब आप देखोगे कि इन 5 सालों में, ये 2020 की बात है, मान लो ये 2020 की बात है, और ये 2050 की बात है, 2025 की बात है ना, यानी 2025 की। तो जो जिस दर पे आपने ऋण लिया, ध्यान रखिएगा, लोन एट फिक्स्ड रेट में जिस दर पे आपने लोन लिया, ऋण लिया, तो वह दर ही इन 5 साल में लागू होगी, ना इसका दर घटेगा ना ही बढ़ेगा। इसका दर घटता बढ़ता क्यों है? याद होगा जब मैं इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ा रहा था, मुद्रास्फीति पढ़ा रहा था, तो उस दौरान मैंने आपसे ये बताया था कि भाई इन्फ्लेशन के आधार पे, यानी मुद्रास्फीति के आधार पे ये क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो मुद्रास्फीति की ही वजह से बैंक अपनी जो ब्याज दर है उस पर कटौती बढ़ोती करते रहते हैं। लेकिन लोन एट फिक्स्ड रेट में क्या होगा कि अगर आप लोन एट फिक्स्ड रेट पे लेते हो, तो जब तक उसका टाइम पीरियड है, वो उसका कोई भी किसी भी प्रकार से जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो अमाउंट फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि इन 5 सालों, मान लो कि आपको एनुअली 10% का आपको इंटरेस्ट रेट लगना है, आप इसके अंतर देखोगे भैया कि क्या होगा। इस इंटरेस्ट रेट के अंतर अगर हम बात करें तो इन 5 सालों में सेम इंटरेस्ट, आपको सेम इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो इसको लोन एट फिक्स्ड रेट कहते हैं। अब दूसरा देखिएगा, फ्लोटिंग रेट क्या है, ये फ्लोटिंग रेट। ये फ्लोटिंग रेट क्या होता है, जरा इस पे नजर डाल लेते हैं। देखो, अगर हम फ्लोटिंग रेट की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि इसमें से जो ऋण की दर है वो फ्लोट होती रहेगी। वो क्या है, फ्लोट होती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। मतलब क्या है, इसको उदाहरण से समझिएगा। देखो, इसमें होता क्या है कि हम एक नया स्लाइड जोड़ना चाहिए था। चलो मैं क्या करता हूं, नया स्लाइड नहीं लेता, चलो बता ही देता हूं, है ना। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा, मान लो कि ये पंजाब नेशनल बैंक है, आपने इससे ऋण लिया, आपने इससे 5 सालों के लिए ऋण लिया। ध्यान रखिएगा 2025 में मान लो आप इसको पैसा दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो एनपीए वाला यहाँ पे मेथड मत लगाते जाइएगा, लगा दीजिएगा। बस लोन में आपको इंटरेस्ट तो टाइम टू टाइम देना है ना। तो देखो, अगर इसका इस समय जो मुद्रास्फीति है, जो मुद्रास्फीति 8% पे है, तो मान लो इस समय आपको लोन दिया 10% पे, कल मुद्रास्फीति यहाँ 50% पे हो गई, तो भैया मुद्रास्फीति के ही अनुसार आपका क्या है कि यहाँ जो लोन का इंटरेस्ट है, जो क्या है, ब्याज है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा भी संभव है कि इस समय जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट 8% का है और 2025 में ये क्या है, 2% का हो जाए। 2025 में यह 2% का हो जाए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमारे पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल साहब ने रिकमेंड किया था, उर्जित पटेल साहब ने रिकमेंड किया था कि हमें स्टार्टिंग के 12 सालों में उसको 10% से 8%, फिर अगले 12 सालों में 8% से 6%, फिर अगले 12 सालों में 6% से 4%, सॉरी 12 सालों नहीं, 12 महीना 12 मंथ, फिर उसको हमें एक सीलिंग तय कर देना है और फ्लक्चुएशन रेट पे छोड़ देना है, यानी 2 प्लस माइनस के रेट पे छोड़ देना है कि यह क्या है, 4 से ज्यादा और 6 से ज्यादा और 2 से कम ना होने पाए, ठीक है। तो हो सकता है कि मान लो जो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन है वो गिर जाए, 2% पे रह जाए, तो आपको यहाँ 10% पे इंटरेस्ट देना होता था, अब आप बैंक यहाँ 4% पे भी कर सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन रेट है, ये क्या है, ये फ्लोट होता रहेगा, ये फ्लोट होता रहेगा मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के आधार पे। अगला जो सब हेडिंग है, टीजर लोन, ध्यान से देखिएगा। आपने देखा होगा कई बार, देखो टीजर ये लुभाता है चीजों को, क्या करता है, ये लुभाता है। टीजर लोन भारत में प्रतिबंधित है। इसके अंतर्गत ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार जब किया जाता है, प्रचार प्रसार में कम ब्याज दर्शाया जाता है और बाद के सालों में क्या इसका रेट बहुत ज्यादा हाइक हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रेट हाइक हो जाता है। आपने मूवी वगैरह देखी होगी ना, तो टीजर लॉन्च होता है ना, टीजर लॉन्च होता है, वो कितना आकर्षक बनाया जाता है, वो मूवी का वो हिस्सा काट के डाला जाता है और भले ही मूवी कितनी खराब हो, लेकिन उसका टीजर आप देखिएगा ना तो बहुत ही पसंद आता है, ठीक है। कोई भी मूवी हो, जब उसका टीजर इतना बढ़िया लोग सोचते हैं कि होगा, तो मूवी कितनी बढ़िया ना होगी। तो ये टीजर है ना, तो ये टीजर आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए ये होता है।
लेकिन भारत में ये जो टीजर लोन है प्रतिबंध है, भारत में टीजर लोन क्या है, प्रतिबंध है। तो क्यों, इसके पीछे कुछ तो कारण हो गया, ऐसा तो है नहीं है कि मन चल गया तो प्रतिबंधित कर दिया भारत सरकार ने अर्थात आरबीआई ने। तो देखो हमारे यहाँ जो वित्तीय लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता है, फिनेंशियल लिटरेसी अर्थात वित्तीय साक्षरता, ये बहुत कम देखी जाती है। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं है, तो लोग बैंकों के जाल में या बिचौलियों के जाल में या एजेंट के चक्कर में फंस के वो टीजर लोन में पहले तो लोन ले लेंगे बहुत कम ब्याज दर पे, लेकिन आने वाले अगले कुछ वर्षों में इसका रेट बहुत ज्यादा हाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चलते क्या किया गया है, भारत में टीजर लोन को प्रतिबंधित किया गया है, भारत में टीजर लोन को प्रतिबंधित किया गया है। अगला हमारा सब हेडिंग है सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। देखो सीबीएस क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है। भारत में लगभग सभी बैंक इस व्यवस्था को यूज करने लगे हैं, सीबीएस का प्रयोग करने लगे हैं। इसके माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक की जो शाखा होती है तो उससे वाइड एरिया नेटवर्क यानी बैंड के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। आप इसके यानी सीबीएस के अंतर्गत क्या कर सकते हो कि आपका मान लो ये जो एसबीआई है, ध्यान रखिएगा एसबीआई है, एसबीआई और आपका अकाउंट इलाहाबाद में है। ठीक है, और दूसरी जगह मान लो कि आपको बनारस में एसबीआई से ही क्या करना है कि अपनी जो अकाउंट के बारे में सारी भी बैंकिंग सुविधा प्राप्त करनी है, तो आप दूसरी ब्रांच बनारस में आप क्या कर सकते हो, सुविधा प्राप्त कर सकते हो। इसी को कहते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। आप देखोगे कि यदि किसी बैंक के एक खाते से उसी बैंक के दूसरे खाते में, ध्यान रखिएगा, उसी बैंक के दूसरे खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया जाए तब भी इसके लिए सीबीएस का प्रयोग होता है, तब भी इसके लिए क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन अर्थात सीबीएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो आपने ये देखा सीबीएस इसके अंतर्गत। तो अब अगला है आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो इसमें अपडेट कर लीजिए भैया, ये बदल गया है, इसमें से बच्चे को मैंने अपडेट करके भेजा था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसने अपडेट नहीं किया है। देखो ये क्या होता है, ये सुविधा अब पहली की बात बता देता हूं कि आरटीजीएस क्या है, ये 2004 में लॉन्च होती है। ठीक है, और अब बता देता हूं कि इसमें क्या है और क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, इसमें बदलाव 14 से यानी अभी 14 दिसंबर में इसमें अपडेट है तो करवा देता हूं। देखो यह सुविधा आरबीआई पहले प्रदान करती थी, इसके माध्यम से किसी एक बैंक खाते से किसी दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता था, और इसकी ये जो सुविधा होती थी वो छुट्टियों के दिन नहीं उपलब्ध होती थी। ठीक है, ये सुविधा छुट्टियों के दिन नहीं उपलब्ध होती थी, ये सुबह कितने बजे से, सुबह 7 बजे से 7 AM से लगा करके शाम में 6 PM तक चालू होती थी, शाम में 6 PM तक रहती थी, और ना ही ये छुट्टियों को उपलब्ध होती थी। लेकिन अब 14 दिसंबर को भारत उन कुछ देशों में जुड़ गया है जो वित्तीय समावेशन के माध्यम से जो आरटीजीएस को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को 24x7x365 कर दिया गया है। मतलब क्या है कि अब 24 घंटे आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा, 24 घंटे 7 दिन 365 ठीक है ना। तो आप इसके माध्यम से अब सर्विस दी जाएगी। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, मोटा अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, इसके माध्यम से मोटा अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। मोटा अमाउंट का मतलब क्या है कि 2 लाख जो अंतरण है तो इसमें से मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। क्या है, मिनिमम 2 लाख होना चाहिए, और इससे नीचे नहीं इसमें ट्रांसफर किया जा सकेगा, मतलब इससे ज्यादा रुपया ही इसमें ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब देखो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम का मतलब क्या है, देखो रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि इसका जो लाभार्थी, मान लो मैंने भेजा और जो लाभार्थी है, जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, उसको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट, जैसे मैं इधर से ट्रांजेक्शन करूंगा तो उसको एट अ सेम टाइम क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एट अ सेम टाइम रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसी वजह से इसकी जो सारी चीजें रियल टाइम में, मतलब जैसे मैं यहां से ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया तो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को क्या कर जाएगा, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे जब उसे तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रियल टाइम में ही सेटलमेंट हो जाएगा। इसी वजह से इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, इसी वजह से इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। तो आपने आरटीजीएस देखा जो बैंकिंग सेक्टर का क्या है, एक प्रावधान है बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत।
अब अगला सुनिएगा आप, नेफ्ट, NEFT क्या है? नेफ्ट, ये नेफ्ट क्या होता है जरा इसके बारे में देखो। जो नेफ्ट है ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। अच्छा, इसमें मैं कुछ बदलाव मैं बता दिया हूं हालांकि, तो वो आप लिख लीजिएगा, है ना। इसमें से जैसे कि आप देखो, ये छुट्टियों के दिन उपलब्ध नहीं होता था, ये कट गया। ये अब सभी सातों दिन उपलब्ध रहेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। इसी वजह से अपडेट करवा रहा हूं मैं आपको, है ना। ये 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, ठीक है। 24 आवर्स है इसमें, तो ये 24 घंटे क्या है अब उपलब्ध रहेगी। छुट्टियों के दिन भी ये उपलब्ध रहेगी, ठीक है। ये अभी बदलाव 14 दिसंबर से लागू हुआ है, ठीक है। शशिकांत जी ने 14 दिसंबर रात को उन्हें ट्वीट करके ये चीज की जानकारी दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेफ्ट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो ये भी वैसे ही RTGS की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, यह भी सुविधा जो है वो RBI ही प्रदान करती है। इसके प्रयोग से किसी भी बैंक के एक खाते से किसी अन्य बैंक के दूसरे खाते में पैसा इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। और यह सुविधा इसकी भी इसके अंतर्गत, यानी नेफ्ट के अंतर्गत, यहां देख लो ये जो नेफ्ट है, इसके अंतर्गत भी पहले जो छुट्टियों के दिन और 24 घंटे इसकी सुविधा नहीं होती थी। लेकिन दिसंबर 2019 में, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2019 में भी क्या किया गया, इसमें बदलाव किया गया। अब यह सुविधा यानी 24x7 उपलब्ध है। ये भी सुविधा 24x7 उपलब्ध है। तो आपको बोलना चाहिए कि सर ये बता दो कि फिर नेफ्ट यानी RTGS और नेफ्ट में क्या डिफरेंट है, तो मैं बताऊंगा भी कि क्या डिफरेंट है। देखो मैंने बताया कि भैया जो RTGS ना, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो पैसा है RTGS के अंतर्गत मोटा अमाउंट भेजा जाता है। मतलब 2 लाख से ऊपर, आप 2 लाख से कम नहीं कर सकते हो। नेफ्ट में क्या है, नेफ्ट में ऐसा नहीं है, सॉरी नेफ्ट में मतलब आप 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हो, इसमें कम पैसा 1-2 लाख तक का इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट है, अमाउंट में डिफरेंट है। तो पिछले वर्ष भी इसमें बदलाव किया गया। तो अब ये 24 घंटा उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। सातों दिन, छुट्टियों के दिन भी उपलब्ध रहेगी। तो सातों दिन 24 घंटा ये सुविधा उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो आपने नेफ्ट देखा। अब हम जो अगला है IMPS, तो IMPS के बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको लगता है डाउट है, ठीक है, देखिए ये जो क्लासेस होती हैं ये सारी प्रीमियर क्लासेस होती हैं। इसका मतलब होता है कि पहले से अपलोडेड होती है क्लासेस, ठीक है। उस टाइम प्रीमियर किया जाता है, उस समय टीचर क्लास में नहीं होता है। आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हो, तो देखो जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगा करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। मैं डायरेक्टली उस समय देख लेता हूँ शाम में, जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, कि क्या क्या कमेंट आए हैं स्टूडेंट के, और मैं दूसरी क्लास में उनको क्या कर देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। इसी वजह से मैंने देखा होगा कि आपको रिवाइज भी कई बार करवा देता हूँ, ताकि क्या हो, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं जल्दी, है ना। ओके।